अच्छा जी बच्चों, ध्यान कीजिएगा। ये भी 0 डिग्री होता है, ये भी 0 डिग्री होता है। आप अपनी लेफ्ट साइड पे भी एक लाइन में 0 डिग्री देखें और ऊपर भी आप अपनी एक लाइन में 0 डिग्री देखें, दोनों को सर्कल कर रहे हैं अपने मैप में, दोनों को सर्कल कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे भी 0 डिग्री देखें और ऊपर वाली साइड पे भी 0 डिग्री देखें, फिर हम आगे बात करते हैं। अगर दोनों हाईलाइट हो जाए तो मुझे बताइएगा ताकि फिर हम आगे चल सके। लाइक इधर मुझे एक दफा दिखा दें, ऑनलाइन वालों को बता दूं मैं। बच्चों यहाँ पे भी 0 डिग्री है, ये इक्वेटर भी 0 डिग्री है। डिटेल में आपको मैंने पहले बताया, जाजेब साहब भी कराएंगे। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन करूंगा। ये पकड़े जरा। सबसे पहले इस साइड से स्टार्ट कर देते हैं, इक्वेटर से। इक्वेटर कितने डिग्री के ऊपर होता है? मतलब आपने एक माइंड बना लेना है कि एक इमेजिनरी लाइन है जिसको जमीन ने जिसके थ्रू जमीन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट होता है हम उसे कहते हैं नॉर्थ, और जो इक्वेटर से नीचे वाला पार्ट होता है हम उसे कहते हैं साउथ। इक्वेटर से जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे नॉर्थ कहते हैं, और इक्वेटर से नीचे वाले को क्या कहते हैं? साउथ। हाफ फोल्ड कर ले इसको, हाफ फोल्ड कर ले। अगर ये देखें, इक्वेटर से ऊपर वाले को नॉर्थ, नॉर्थ से ये बनता है नॉर्दर्न, और साउथ से ये बनता है सदर्न। कहते हैं नॉर्दर्न हेमी। हेमी का मतलब होता है बच्चों हाफ। हेमी का मतलब क्या है? हाफ। नॉर्थ हेमिस्फीयर, इक्वेटर से ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे वाला सदर्न। ये साउदर्न नहीं होता, ये सदर्न हेमी होता है। हेमी का मतलब होता है हाफ लैंड। इसका मतलब है इक्वेटर से ऊपर जो है वो नॉर्थ वाली हाफ लैंड, और इक्वेटर से नीचे क्या है? साउथ वाली हाफ। मैं इसको अगर आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो मैं समझाऊंगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर आर डिवाइडेड बाय विच लाइन? इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। ये लाइट भाई थोड़ी साइड पे कर दें, चलो लाइट ऐसे ऐसे कर दें, मतलब बिल्कुल उसके ऊपर। नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर आर डिवाइडेड बाय विच लाइन? इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री। यहाँ पर किसी का कंफ्यूजन तो नहीं? ओके, पहली समझ हमें आ गई। दूसरी बात बच्चों, ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री पे है। बिल्कुल अपने मैप की राइट साइड पे देखेंगे तो ये सारा एशिया है। बिल्कुल राइट साइड पे ऊपर देखेंगे तो सारा एशिया है बच्चों। ठीक है, इसी एशिया की यहाँ पे देखेंगे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो ये सारा यूरोप है। इसी यूरोप से बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे आपके पास यहाँ पे आपके पास अफ्रीका मिलेगा आपको। यूरोप से नीचे बिल्कुल अफ्रीका। ओके, बिल्कुल आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। आप लाइन जिस साइड पे चले जाओगे तो इधर आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा। इधर आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, और यहां से फिर आपको साउथ अमेरिका मिलेगा बिल्कुल नीचे। और यहाँ पे बिल्कुल नीचे आपके मैप पे शो नहीं होता, उसे हम कहते हैं अंटार्कटिका। ये 5.7 कॉन्टिनेंट्स की प्लेसमेंट। अभी सिर्फ हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल सबसे बेसिक आइडिया है हमारा। आसान तरीके से समझने के लिए सिर्फ हम पहले नंबर पे प्लेसमेंट देखेंगे कॉन्टिनेंट्स।
इसकी प्लेसमेंट देखेंगे, कॉन्टिनेंटल प्लेसमेंट हम सिर्फ देखेंगे, हम कुछ प्लस माइनस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल राइट साइड पे देखो मैप की, तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। बिल्कुल उसके साथ एशिया के देखोगे तो यूरोप, यूरोप से बिल्कुल नीचे अफ्रीका, से राइट साइड पे देखेंगे नीचे ऑस्ट्रेलिया। लाइन किस साइड पे आ जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका, और नीचे क्या है? साउथ अमेरिका। किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है पूछे, प्लेसमेंट अपनी देख ले बच्चों, प्लेसमेंट देख ले। प्लेसमेंट देख ले। ऑनलाइन वालों कहीं से समझ नहीं आएगी तो रोक के पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को सुन सकता हूँ। कहीं से समझ नहीं आएगी तो रोक के पूछ लीजिएगा। नहीं मिल रहा, इधर देखें जी, ये मुझे दो बच्चों ध्यान कीजिएगा, इधर देखें, ये है आपका सारा एशिया, ये क्या है? एशिया। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ। एशिया, एशिया के साउथ में ऑस्ट्रेलिया, एशिया की लेफ्ट साइड पे यूरोप, यूरोप के साउथ में अफ्रीका, यूरोप की लेफ्ट साइड पे नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका की साउथ में साउथ। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है प्लीज पूछिए। एनीवन इन दिस क्लास, बच्चों झिझकेंगे तो कुछ समझ नहीं आनी, ये याद रखिएगा। मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूं, अगर आप झिझकेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कल को आप हमें ये नहीं कह सकेंगे जी वो ना, ये देख लें दफा। किसी को कंफ्यूजन है रोक के पूछो जी। जी रशिया एशिया का पार्ट है, देखें सुन लें, इधर मेरे बच्चों साथ बात सुनो। रशिया, रशिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल ऐसा कंट्री होता है जो मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स के ऊपर उसकी प्रेजेंस हो। रशिया के पहले 3 कॉन्टिनेंट्स पे प्रेजेंस थी, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। लेकिन 1867 में रशिया ने अपनी एक स्टेट अमेरिका को सेल कर दी, अलास्का। उस सेल करने के बाद अब रशिया 2 कॉन्टिनेंट्स में उसका वजूद है, एक यूरोप और एक एशिया। अब समझने की ये भी जरूरत है कि दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री जो है वो रशिया है, अब एशिया का सबसे बड़ा कंट्री भी रशिया है, और यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री भी रशिया है। ये आपने समझ लेना, एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री रशिया, दुनिया का, एशिया का भी और यूरोप का। अलास्का कब सेल किया था? अलास्का 1867 में सेल हुई थी, ये रियासत थी रशिया की, लेकिन अभी ये अमेरिका के पास है। अपने मैप के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखेंगे ना तो वो अलास्का ही है, बिल्कुल मैप की लेफ्ट साइड पे देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल मैप की लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको अलास्का ही मिलेगा। जी रशिया के साउथ में नहीं, एशिया के साउथ में। देखें इधर सुन लें, इधर मेरी तरफ ध्यान करें, इधर ध्यान करें मेरी तरफ। सबसे ऊपर टॉप राइट पे देखेंगे रशिया, रशिया के नीचे देखेंगे आपको अब मिलेगा मंगोलिया। मंगोलिया कितने कंट्रीज को मिलेगा? रशिया से नीचे देखिए कौन सा कॉन्टिनेंट है? मंगोलिया। मंगोलिया से नीचे कौन सा है? चाइना। चाइना से नीचे इंडिया। इंडिया की लेफ्ट साइड पे देखें पाकिस्तान। पाकिस्तान की लेफ्ट साइड पे देखें ईरान। ईरान से नीचे चले जाए सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से नीचे चले जाए यमन। यमन से राइट साइड पे ओमान। ओमान के बिल्कुल ऊपर देखेंगे यूएई। मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ, दोबारा जाए ऊपर रशिया में, राइट साइड पे ऊपर रशिया में जाए, रशिया से नीचे आए मंगोलिया, मंगोलिया से नीचे जाए चाइना, से नीचे जाए इंडिया की लेफ्ट साइड पे जाए, पाकिस्तान की लेफ्ट साइड पे जाए ईरान। ईरान से नीचे जाए ईरान। बच्चों ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक पर्शियन गल्फ है। ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक पर्शियन गल्फ है। ये रीजन था वर्ल्ड मैप पढ़ाने का, क्योंकि यहाँ पे ही ईरान, इजराइल और अमेरिका की भी बात चल रही है पर्शियन गल्फ के अंदर। इसी पर्शियन गल्फ के अंदर जो उनका जजीरा जहां से ऑयल निकलता है, इसी पर्शियन गल्फ के अंदर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। आगे चल के हम पढ़ते हैं स्ट्रेट क्या होती है। मैं आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स मेंशन करवा के जाऊंगा,
वो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा आपको बता दूंगा। समझ आ गई? Yes, sir. दोबारा एक दफा देख लें। अब देखें, मेरी बात सुनने, इधर देखें। अब आपके जब कोई टीचर पढ़ाएगा तो आपके जेहन में तो ये क्वेश्चन उठेगा ना कि देखें जी अमेरिका, यूएस देखें, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखें, नॉर्थ अमेरिका में यूएस देखें, जरा कनाडा से नीचे देखें यूएस होगा। अब देखें यूएस कहाँ पे है और ईरान कहाँ पे है। यूएस और ईरान पे अपने फिंगर उसको देखें, यूएस कहाँ पे और ईरान का, उधर यूएस का क्या लेना देना है। समझ जाइए, ये पहला आपके जेहन में क्वेश्चन रेज होना चाहिए एज अ सीएसएस स्टूडेंट। अच्छा, इस तरह बच्चों को लगेगा कि सिर्फ आयशा पढ़ने आई है, हम तो पढ़ने को ही है। जी देखिए, आपके जेहन में क्वेश्चन तो रेज होना चाहिए कि यूएस, ईरान, इजराइल की आपस में वार है। फिर आपके जेहन में दूसरा क्वेश्चन रेज होना चाहिए, सर इजराइल कहाँ पे है। ईरान में जाए, ईरान की लेफ्ट साइड पे देखें इराक मिलेगा, इराक से लेफ्ट साइड पे देखें लेबनान मिलेगा, सीरिया मिलेगा, उधर ही कहीं बिल्कुल छोटा सा लिखा होगा इजराइल। इस तरह सा इजराइल है, ये इजराइल है, बीच में फलस्तीन और इजराइल होंगे। अब आपको सोचने के तो होगा ना कि सर जी सिर्फ 8-9 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है उनकी, 80-90 लाख, वो 9 करोड़ पॉपुलेशन ईरान वालों के साथ पटा बना के बैठे हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर पावर अमेरिका। एक कॉन्सेप्ट आज सुनते चले, इधर देख ले, पहला कॉन्सेप्ट थियरेटिकल जो समझाने लगा। जी सर वीडियो शो नहीं हो रही, बुशरा इधर हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक है, किसी और बच्चे का भी मसला है ये वीडियो ना शो ना, बताइएगा जरा। जी वीडियो शो हो रही है रईस संधू। वीडियो का कोई बच्चों मसला है तो मुझे बताएं, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। मेरा और आपके माइंड का पहला कनेक्शन हमने कहां पे बिल्ड किया जी, हमने बिल्ड किया कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। जो टाइम लाइन है बिल्कुल उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया। एशिया के साउथ में कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया। एशिया के नीचे देखे, ऊपर देख के मुझे बताएं, एशिया के बिल्कुल साउथ में कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। एशिया की लेफ्ट साइड पे कौन सा है, यूरोप के साउथ में कौन सा है, अफ्रीका। अच्छा, यूरोप की लेफ्ट साइड पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के नीचे कौन सा है। ये पहला कनेक्शन एज अ टीचर स्टूडेंट हमारा बिल्ड हुआ, समझ आ गई यहाँ तक। अब मैं एक आपको टिप देने लगा, किसी भी कंट्री के लिए सुपर पावर होने के लिए ये 5 एलिमेंट्स होना लाजमी है। अगर किसी कंट्री के पास ये 5 एलिमेंट्स हैं तो वो सुपर पावर है। अगर किसी कंट्री के पास ये 5 एलिमेंट्स नहीं है तो वो मिडिल पावर है। और अगर वो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल जीरो पे है, तो वो इवॉल्विंग पावर हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे इस टाइम दुनिया में 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो सुपर पावर की दौड़ में है। यूएस को एस्टैब्लिश्ड सुपर पावर है, चाइना सेकंड नंबर पे है। जो मिडिल पावर्स हैं वो कौन से कंट्रीज हैं, टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, ये मिडिल पावर्स है। और जो इवॉल्विंग पावर्स हैं वो है पाकिस्तान, पाकिस्तान जैसा मुल्क हो सकता है इवॉल्विंग, अर्जेंटीना जैसा मुल्क हो सकता है, साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क हो सकता है, जो कल को जाके पावर। तो 3 इशू में आपने डिवाइड कर दिया, सुपर पावर, मिडिल पावर और इवॉल्विंग। सुपर पावर होने के लिए किसी भी कंट्री के पास ये 5 एलिमेंट्स का होना लाजमी है। हम इधर बोर्ड पे साबित करते हैं कि जिस कंट्री के पास ये 5 एलिमेंट्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। कैसे, इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमी पहला एलिमेंट, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी होता है इकोनॉमी। दूसरा एलिमेंट उसकी मिलिट्री। तीसरा एलिमेंट है जी उसकी टेक्नोलॉजी। चौथा एलिमेंट है जी उसकी करेंसी। और 5वां है जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। चलो एक छठा भी ऐड कर लें, ये क्या होते हैं मैं अभी तक बताता हूं। एक छठा भी ऐड कर लें, उसकी आउटरीच, उसकी आउटरीच कर लें या उसकी जियो पॉलिटिक्स कर लें
जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटजी उसकी क्या है, या जियोपॉलिटिक्स हेजेमनी कितनी है उसकी, वो दुनिया के किसी भी कंट्री में कोई फटा होगा तो वहां तक उसकी पहुंच है कि नहीं है। 6 चीजें हैं, इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, करेंसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और आउटरीच। आउटरीच है कि उसकी पहुंच कहां तक है। ठीक है, किसी को यहां तक क्वेश्चन प्लीज पूछें। अब इधर ध्यान कीजिएगा बच्चों, इधर मेरी तरफ ध्यान करें। हम 2 कंट्रीज के ऊपर ये फार्मूला लगाते हैं, 2 कंट्रीज पे हम ये फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया में 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो कंपीट कर रहे हैं इन चीजों में, बाकी बाय फार बहुत पीछे हैं। मतलब अगर आप इकोनॉमी की बात करो तो यूएस के पास इस टाइम 31 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 31,000 अरब डॉलर की इकोनॉमी। कितनी है ना, लेकिन बस कॉन्सेप्ट नहीं, बात ये रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, टेंशन नहीं। इधर मेरी तरफ ध्यान करें, सबके ध्यान में जरूर। यूएस के पास 31 ट्रिलियन या 31,000 अरब डॉलर की इकोनॉमी। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के पास कितनी है, 470 बिलियन से, मतलब एक बंदे की जेब में 31,000 अरब रुपया है। चलो 31,000 रुपया और एक बंदे की जेब में 470 रुपए है, कंपैरिजन से बनता है। अच्छा, चाइना के साथ इसको कंपेयर करते हैं। चाइना की जेब में 19 ट्रिलियन है, 19,000 अरब रुपया या 19,000 अरब डॉलर है उसकी जेब में। हम अभी 1,000 अरब भी नहीं है, 1 बिलियन भी नहीं है हम। चाइना है 19,000 बिलियन, अमेरिका है 31,000 बिलियन। मतलब 1000 बिलियन को हम 1 ट्रिलियन कहते हैं। हम इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए 31 ट्रिलियन अमेरिका और 19 ट्रिलियन चाइना, ये फिगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, कभी ये 30.5 हो सकता है, कभी ये 18.5 हो सकता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। समझ आ गई, यहां तक किसी का कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है। पहली बात, मिलिट्री की बात कर लो, तादाद में बच्चों दुनिया में सबसे बड़ी जो मिलिट्री है वो चाइना की है तादाद में, लेकिन पावर में, स्ट्रेंथ में ज्यादा तगड़ी अमेरिका की। और अमेरिका की आप आउटरीच इस तरह देख लो कि अमेरिका की अपने मुल्क में तो है ही, उनकी अपने कंट्री के अंदर तो है ही है, उनकी अपने कंट्री से बाहर तकरीबन 750 मिलिट्री बेसिस हैं। पाकिस्तान की एक भी मिलिट्री बेस अपने मुल्क से बाहर नहीं है, चाइना की सिर्फ 4 है, तो कंपैरिजन बनता है। 750 से ज्यादा है। सऊदी अरेबिया में 50 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस है, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। मतलब इनका इस बात का ये है कि उन्होंने दुनिया के किसी भी पोर्शन के अंदर किसी भी टाइम पहुंचना है तो वो तो ऑलरेडी बैठे हैं यार। छोटे छोटे आइलैंड्स के ऊपर वो आराम से अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बना के बैठे। आउटरीच उनकी बहुत एक्सेसिव है। तो मिलिट्री में भी कौन आगे निकल गया, टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। कॉपी टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ऊपर है चाइना। रियल टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आइडिया, चलो ये एक और मैं आपको आइडिया देने लगूं। बच्चों 2 तरह की इकोनॉमी होती है, एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी, जैसे ये मेरे पास ये पेन है, ये 6 लाख रुपए की एलईडी है, ये लैपटॉप है, ये कैमरा है, ये आपका मतलब ये जो चेयर बैठी, ये सारी टेक्नोलॉजी, ये डाइस का, ये फिजिकल प्रोडक्ट है। एक तो ये होगा, ये इकोनॉमी का पार्ट है। एक इकोनॉमी होती है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी, नॉलेज बेस्ड। एक ऐसी प्रोडक्ट आपने अपनी नॉलेज यूज करके बना दी जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो सॉफ्टवेयर है ना, जैसे देखते हैं मिसाल के तौर पे आपको एकेडमी का कैसे पता चला, आपने कहीं पे इंटरनेट पे गूगल पे सर्च किया होगा, या किसी ने रील देखी होगी, किसी ने एड देखा होगा। तो हम भी पे करते हैं फेसबुक, तो अब फेसबुक में कहीं पे तो फेसबुक नजर आ रहा फिजिकली नहीं, लेकिन एक ऑनलाइन प्रोडक्ट बन गई फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं और ये रेवेन्यू जनरेट करके देते। मतलब मुझे 2012-13 में लगता था कि लोग फेसबुक पे इतनी तस्वीरें अपलोड करते हैं, उसको क्या जरूरत पड़ गई फेसबुक के ऑनर को कि वो लोगों की तस्वीरें बनाने के लिए इतना खर्चा करी जा रहा है। लेकिन देखिए उसकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, उसने फेसबुक
उसके साथ व्हाट्सएप को बाय किया, साथ इंस्टाग्राम को भी बाय कर लिया, 3 चीजों को, उन तीनों चीजों को कनेक्ट कर दिया। आज वो बिलियंस ऑफ रुपीज और बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर रहा है। ये होती है नॉलेज इकोनॉमी, जो आप अपनी नॉलेज से कोई आइडिया जनरेट करके, उसकी तो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती और वहां से रेवेन्यू जनरेट करते। जैसे हम सॉफ्टवेयर, हम गेमिंग देखते हैं, अभी ये जीटीए आ रही है, वो भी एक गेम है, वो भी एक, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट उन्होंने बहुत की है, लेकिन एक प्रोडक्ट बना दी। कोई भी गेम जिससे जी, लेकिन सर ये स्टेट को ही ऑन करता है ना, ये इसको इंडिविजुअल है ना वो, ठीक है, तो है तो नॉलेज इकोनॉमी। अब आपने मुझे सही क्वेश्चन है कि ये भी किसी की स्टेट कंट्रोल तो नहीं होता, लेकिन अब फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएस में। फेसबुक को जितना भी पूरी दुनिया से रेवेन्यू जनरेट होता है, उसका टैक्स किसको देना पड़ेगा? तो यूएस उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। समझ आ गई? पाकिस्तान में कौन सी एग्जाम्पल है नॉलेज इकोनॉमी? दराज, जमीन.com, ये नॉलेज इकोनॉमी। ऑयलेक्स, पाक व्हील, सही है। नॉलेज इकोनॉमी सिनोनिमस है टेक्नोलॉजी से। नॉलेज इकोनॉमी है कि कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट बना दी जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसको वो आपको रेवेन्यू देगी। डिजिटल प्रोडक्ट्स और फिजिकल प्रोडक्ट्स आप इसको कह सकते हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्वेश्चन। तो टेक्नोलॉजी में, अच्छा, फेसबुक किसका, इंस्टाग्राम किसका, व्हाट्सएप किसका? टेक्नोलॉजी में भी ये भाई आ गए हैं। करेंसी में डॉलर लेना चाहोगे, युआन, तो कौन आगे? अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आज आपको ऑप्शन मिले कि आपने यूएस में पढ़ना है या चाइना में। वैसे चाइना की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा सिखा, लेकिन आप किस ऑप्शन को वेट करोगे? किसकी दुनिया में ज्यादा, किस दुनिया के हर जगह कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, वहां पे यूएस की रीच है। जियो पॉलिटिक्स रीच, ये आगे चल के पढ़ाएंगे। जियो इकोनॉमिक्स क्या है, जियो स्ट्रेटेजी क्या है, जियो पॉलिटिक्स क्या, आगे चल के समझ आएंगे। तो ये पहली आप लोगों को थियरेटिकल इस क्लास के अंदर समझाया गया कि किसी भी कंट्री के लिए सुपर पावर होने के लिए कौन से एलिमेंट्स होना लाजमी। अब अगर मैं ये कहता हूं कि यूएस सुपर पावर है, और मैं साथ अगर ये नहीं कहता कि चाइना जिस स्पीड से चल रहा है, अगर इसी स्पीड से चलता गया तो चाइना इसको टेक ओवर करेगा, लेकिन ये हमारा पूरा एक टॉपिक है, तकरीबन पूरे वीक का टॉपिक होता है करंट अफेयर में। यूएस चाइना को कहते हैं राइवलरी। इस यूएस चाइना राइवलरी के अंदर कोई 10 टॉपिक बनते हैं हमारे करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के, कि कहां कहां इनका क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है। चाइना आगे बढ़ रहा है, यूएस उसको किस तरह रोकने की कोशिश कर, ये हमने आगे चलते पढ़े। ठीक हो गया? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, रिसर्च वाले इंस्टीट्यूट। रिसर्च में काफी बेहतर है, इतना भी पीछे नहीं। मतलब अगर आप समझ लो कि यूएस पहले नंबर पे, चाइना दूसरे नंबर पे, तो तीसरा भी तो 20 नंबर से स्टार्ट होता है, कितना गैप है। तीसरे नंबर पे आप इंडिया है, मिसाल के तौर पे इंडिया की 4 बिलियन 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। इंडिया की मार्केट बहुत बढ़िया, चाइना से पॉपुलेशन में इंडिया आगे निकल गया। अच्छी चीज नहीं है पॉपुलेशन, सही है, लेकिन एक और भी प्रॉब्लम याद रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान इस मामले में ब्लेस्ड है कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन। चाइना के पास अब वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी, उस 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चाइना के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। वो सारे यहाँ तो बच्चे हैं, यहाँ बुजुर्ग है, दरमियान वाली पॉपुलेशन उनके पास कम होती है। यूथ यंग पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान हैज बीन ब्लेस्ड विद सो मेनी रिसोर्सेज। आप समझिए कि 65% पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो 25 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स के गैप है। दुनिया की सबसे बेहतर यंग पॉपुलेशन पाकिस्तान की, लेकिन एट द सेम टाइम 30.29% पाकिस्तान में लोग डायबिटिक्स भी हैं। तो जैसे ही 55 से ऊपर किसी भी टाइम हार्ट अटैक, खाता खत्म। समझ आ गई? यहां तक किसी का क्वेश्चन प्लीज पूछिए, एनीवन इन दिस क्लास। आपने ये नंबर दिया है, क्या आप वार्षिक
इंडिया में कह रहा हूँ कि इंडिया 4 पे है, ये 19 पे है, ये 31 पे है। स्कोर याद कर लो इनके बाद। इंडिया 4 पे, इंडिया 4.5 पे है। ठीक है, तो इंडिया से 5 गुना बड़ा चाइना है, और चाइना ऑलमोस्ट 0.75 जो है वो, या 0.6 जो है वो अमेरिका। इंडिया तो 4.5 ट्रिलियन, ट्रिलियन 4.5 अरब। इंडिया पाकिस्तान का भी कल का नो नो, इंडिया पाकिस्तान का जो मुकाबला है ना, वो सिर्फ इमोशनली है। एक महीने बाद आप कहते हैं यार वो इंडिया इतना बड़ा मुल्क, इतने रिसोर्सेज, और पाकिस्तान कहाँ पे, इसके बावजूद हमने उनको छुट्टी फेरे पिछले साल। कोई मुकाबला ही नहीं है बच्चों। आप अंदाजा करो कि पॉपुलेशन में देखो, एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन है, 25 करोड़ है। टेक्नोलॉजी में देखो, उनके पास सबसे लेटेस्ट राफेल है, वो सबसे लेटेस्ट है। जी आप क्वेश्चन दे रहे हो? जी जी बताएं, कोई बात नहीं। राफेल की जो उनकी टेक्नोलॉजी तो नहीं, जिनकी भी है उन्हें खरीद तो ली ना भाई, खरीदी की नहीं है, फिजिकली उनके पास है ना। तो अगर राफेल को एक आपने आप अंदाजा कर लें कि यही हो सकता है कि मतलब आल्टो ने जो है वीगो को मारा, कितना डिफरेंस है राफेल और GF-17 में। इसके आगे जो ये चेंज ये फैक्टर्स क्या किसका, टेक्नोलॉजी बेहतर है उसके उनके पास 2-3 फैक्टर हैं बड़े। चले ये बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे, शुक्र है क्वेश्चन पूछने लग गए। ह्यूमंस सबसे पहले तो बच्चों याद रखिएगा बात, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन द वर्ल्ड। कंज्यूमर मार्केट कौन होती है? जहां पे पॉपुलेशन होती है, जहां पे पॉपुलेशन होगी वहां पे कंज्यूमर मार्केट होगी। कंज्यूमर मार्केट को कोई भी बिजनेसमैन पूरी दुनिया से अट्रैक्ट करेगा, वो जाएगा वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जाएगा। पहला फैक्टर सबसे बड़ा जो है वो कंज्यूमर मार्केट है। दूसरा फैक्टर उनकी चीप लेबर है, सस्ती लेबर। नहीं, कंज्यूमर मार्केट है हम इंसान जो चीजें कंज्यूम करते हैं, हम इंसान करते हैं ना। कोई भी प्रोडक्ट आप बनाओ तो या इंसानों के लिए बनती है, ये जान जिसमें जान है, बेसिकली जानदारों की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए वो कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ी है। कोई भी दुनिया का, वैसे मैं बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, तो एज अ बिजनेस स्टूडेंट किसी भी दुनिया के कंपनी के लिए अगर कहीं पे 5 लाख पॉपुलेशन है तो अपने बिजनेस को आराम से चला सकता है। तो उनकी कितनी है? 1.5 अरब आबादी। अभी इंडिया मोर देन 80% डेवलप होने वाला है। इसका मतलब है कि 80% अपॉर्चुनिटीज है वहां पे डेवलपमेंट। आप वहां पे अपने रिसोर्सेज को जाके सेल कर सकते। पाकिस्तान ऑलमोस्ट अभी 60% डेवलप होने वाला है। पाकिस्तान कंपैरिजन करोगे तो उस हिसाब से हमारे पास रोड ज्यादा अच्छे हैं, जितने हैं उतने अच्छे। अब हर जगह पे नहीं है तो वो इतना मतलब हम जी। जापान, उनके पास पॉपुलेशन नहीं है, ओल्ड पॉपुलेशन है उनकी, यंग पॉपुलेशन है ही बहुत थोड़ी उनके पास। आप एक इटली का फिगर देता हूँ आपको। इटली में नवंबर 2024 से लेके फरवरी 2025 तक एक बच्चे की पैदाइश हुई। पॉपुलेशन ही नहीं, कंज्यूमर मार्केट ही नहीं है। कंज्यूमर मार्केट जहां पे होगी वहां पे किसी भी इन्वेस्टर की अट्रैक्शन होगी। पहली बात, क्यों दुनिया का इन्वेस्टर वहां पे जाएगा? क्योंकि सर वहां पे कंज्यूमर मार्केट है। दूसरी सबसे रीजन बड़ी बात, वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक दफा की मार्शल लॉ नहीं। कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसी एक दफा दे दी है वो प्रूव चलेगी, चेंज नहीं करते रहेंगे बार बार। और ये उनकी प्रोडक्टिविटी के बिल्कुल प्रभाव का शिकार फायदा नहीं प्रोडक्टिविटी के लिए। है। आपने जी एक मिनट प्लीज। प्रोडक्टिविटी आपने कहा कि कंसिस्टेंट है, इसकी वजह से उनकी, नहीं, अब वो ग्रो कर रहे हैं, इसकी वजह से वो तीसरे लेकिन नंबर पे आ रहे हैं। पॉपुलेशन भी, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि पॉपुलेशन वो Population अच्छी ज्यादा चीज है। पॉलिटिकल अगर हम उनको देखें ना, पॉपुलेशन क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्स होती है। अच्छी बात नहीं है। आप ओवर पॉपुलेशन अच्छी चीज नहीं है, बट एट द सेम टाइम पॉपुलेशन से वो अच्छी बेनिफिट चीज। हो सकती है। प्लीज प्लीज ऐसे ना करें, बोले ना बात प्लीज में जो क्वेश्चन हो उसके क्वेश्चन लो। पॉपुलेशन अच्छी चीज, इसके ऊपर पता है एक दफा इंग्लिश ऐसे आया हुआ था 2026 में, है तो पता आप लोगों को? यूथ बल्ज पूरा 100 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे था। पॉपुलेशन बहुत अच्छी चीज है अगर आपने उस ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब सर ह्यूमन रिसोर्स क्या है और ह्यूमन कैपिटल क्या है, ये भी गैप समझ में। हम सारे, आप लोग सारे जो है, मैं भी, अगर हम
टेक्निकली स्किल्ड नहीं है, जो हमने पढ़ा हुआ है, हमें वो काम नहीं आता, तो हम ह्यूमन रिसोर्स है, हम इंसान है नॉर्मल। अगर हमारी स्किल्स हैं, हमने जो पढ़ा है हमें वो आता है, या हमारी कोई भी स्किल ऐसी है जिसमें हम दूसरे को आउट क्लास कर सकते हैं, तो हम ह्यूमन कैपिटल, ऐसा ह्यूमन कैपिटल है जो अपने मुल्क की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा। आप सबको अगर आपकी फील्ड का काम आता है तो आप ह्यूमन कैपिटल हैं, अगर नहीं आता तो आप मुल्क के ऊपर बोझ है। ये अब आपने देखना क्या बोझ नहीं आता है, तो ज्यादा बोझ नहीं है, क्योंकि नहीं आता। भाई आपने को अगर काम हो, किसी मतलब अपनी फील्ड का काम आता हो, तो अभी मार्केट में इतने सोर्सेज है 1.5 से 2 लाख। इसका मतलब क्या है, याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत हो। इसका मतलब यह है कि जिस तरह अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म किया है, इसके बाद पाकिस्तान का हक है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टर आए, इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट करने को हम कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एक बंदा अमेरिका का है, उसके पास $1 बिलियन है और वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या होता है, ये भी समझिए। सर, पहला फायदा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कि आपके मुल्क में डॉलर्स आते हैं, मतलब फॉरेन करेंसी आपके मुल्क में आती है, आपके फॉरेन रिजर्व इंप्रूव होते हैं, पहला फायदा। दूसरा फायदा, वो बंदा आपके मुल्क में आएगा, उसने आके यहाँ पे कोई लैंड बाय करनी है। तीसरा फायदा, वो आपके लोगों को जॉब्स देगा, लेबर को जॉब मिलेगी, आपके मुल्क में अकाउंटेंट्स को जॉब मिलेगी, इंजीनियर्स को जॉब मिलेगी, हर वो बंदा जो उस फील्ड के रेलिवेंट है। फिर उससे आपकी बाकी इंडस्ट्री चलेगी, सरिया, बजरी, सीमेंट, वो सेल होगा, वो चलेगी। फिर वो अगर बंदा बाहर से आ रहा है तो उस मुल्क से वो टेक्नोलॉजी लेके आएगा, फिर वो बंदा आएगा तो प्रोडक्ट बनाएगा, वो क्वालिटी और डिफरेंशिएट करेगी। कंज्यूमर के पास, मतलब हम लोगों के पास ऑप्शन होगा कि हम ये चीज बाय कर लें या ये बाय कर लें। फिर वो बंदा उससे मुनाफा कमा के गवर्नमेंट को टैक्स मिले। हाँ चलो वो कह लो, वो एक अलग, मैं प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहा हूँ। एक बाइक वाली फैक्ट्री किसी ने बाहर से आके लगा ली, वो अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आएगा, वो बाइक भी बनाएगा आपके पास। जैसे ईवी अभी हमारे पास देखते हैं हम, वो जो बाइक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, वो एक नई चीज आई है मार्केट में। किसी ना किसी ने तो बाहर से आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की होगी कि यार यहाँ पे देखो 25 करोड़ पॉपुलेशन है, हर बंदे के पास होंडा 125, वही 2000 से लेके 2025-26 तक वही एक ही शेप है उनके पास। कभी वो साइलेंसर को प्लस माइनस कर देते हैं, कभी वो स्पीकर चेंज कर देते हैं, है चीज वही, हम जितना भी कह लें। उन्होंने कहा यार हम इनको जाके ये सेल करते हैं चीज कि भाई पेट्रोल के बगैर चलाना है, रात को बिजली में लगाओ या दिन को सोलर में चार्ज करो, सारा दिन बगाई करो। इनको जाके ये सेल करते हैं। मतलब अगर 25 करोड़ पॉपुलेशन में 1 करोड़ बंदा, 50 लाख बंदे या 1 लाख बंदा की सिर्फ अगर वो खरीदता है, तो देखो कितनी मार्केट की चीजें जनरेट होती। इस हिसाब से आपने सोचना है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी मुल्क के लिए बहुत रेलिवेंट और बहुत अच्छी चीज होती है, अगर उससे फायदा उठाए। जी बढ़िया, से जो बंदा आएगा वो डुअल सिटीजन होगा, मुनाफा कमा के अपने मुल्क में लेके जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके जाएगा, टैक्स पे करेगा, उसका राइट है वो पैसे कमा के अपने मुल्क में लेके जाए। इस तरह देखे ना, इस तरह तो अगर हो तो पाकिस्तान तकरीबन $40 अरब सालाना अर्न करता है थ्रू रेमिटेंसेस। जो हमारे दोस्त रिश्तेदार बाहर बैठे हुए जो महाना में भेजते हैं, कोई यूरोप भेज रहा है, कोई पाउंड भेज रहा है, कोई डॉलर भेज रहा है, वो जो हमें बाहर से पैसे आते हैं वो भी तो तकरीबन $40 अरब है। तो ये लेन देन चलता रहता है, इसका कुछ नहीं सुनी। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और उनकी टेक्नोलॉजी दुनिया में तीसरे नंबर पे, उनकी टेक्नोलॉजी की आउटरीच। जी और कोई क्वेश्चन किसी का? पाकिस्तान जहाँ पे इंडिया है ना, पाकिस्तान समझ लो कि हमारी जो टेक्नोलॉजी की सेल है सालाना एक 1 बिलियन भी नहीं है। इंडिया की तकरीबन $400 अरब है, $400 अरब और 1 बिलियन का क्या गया था उसमें? तुम्हारी जेब में ₹100 है, सॉरी तुम्हारी जेब में ₹400 और मेरी जेब में ₹1, तो क्या हमारा कंपेरिजन है? FDI अच्छी है
और उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो हमसे है भी थोड़ा, तकरीबन 40-50 साल आगे, और चाइना उनसे 40-50 साल आगे। हेलो, चाइना पाकिस्तान से नेट ऑफ करके लाए तो 80 to 90 ईयर्स आगे है। जापान भी बिल्कुल आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। जापान चाइना से 10 साल आगे है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बट उनके पास पॉपुलेशन नहीं है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूएस। ये जब आप पढ़ेंगे ना कोल्ड वार era, और उसमें जब देखेंगे वर्ल्ड वार 2 में जापान को जब मार पड़ी थी अमेरिका के साथ, उसके बाद जापान की जो आर्मी है वो खत्म है और जापान को सिक्योरिटी भी अमेरिका प्रोवाइड करता है। तो जहां से आप सिक्योरिटी लेंगे वहां से आप अपने सारे फायदे दिखते। और किसी को क्वेश्चन पूछ लो है। क्या चाहिए होता है? फैक्टर सिंपल ये होता है कि उस मुल्क के अंदर अमन हो, उस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, उस मुल्क की इकोनॉमी जो पॉलिसी है वो ठीक हो। अब मैं चलो इसको, अब आपने क्वेश्चन पूछे समझा देता हूँ। 1960 से लेकर 1970 तक जिस स्पीड से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, अगर आज भी वो स्पीड होती शायद दुनिया के दूसरे या तीसरे मुल्क कम होती ऊपर। उस टाइम जितनी पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था, उस टाइम पाकिस्तान इंडिया, चाइना, ईरान, टर्की सबसे ज्यादा मिला के अकेला मुल्क पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। उस टाइम आपने जर्मनी को 12 करोड़ रुपया लोन दिया था। कतर एयरवेज, एमिरेट्स को हम जहाज ऑनलाइन बेसिस पे देते थे, और हमारे PIA के जहाज के जो पायलट्स जो वो जाकर उधर ट्रेनिंग देते थे। 1970 के बाद भुट्टो साहब आए। भुट्टो साहब ने एक पॉलिसी दी थी नेशनलाइजेशन की। कौन सी पॉलिसी दी थी? नेशनलाइजेशन का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जितने मुनाफा बख्श बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट उनको पे करके वो बिजनेसेस अपनी तहवील में ले ले, अक्वायर कर ले, और आइंदा से गवर्नमेंट उन बिजनेसेस को चलाए। जी, कम्युनिज्म इस समझने का, लेकिन ये इसको हम कहते हैं, इस पॉलिसी को कहते हैं जब प्राइवेट बिजनेस बाय किया जाता है, इसको कहते हैं नेशनलाइज करना। क्या कहते हैं? नेशनलाइज कर लिया उन्होंने। उसका नुकसान ये हुआ, वो जो बिजनेसमैन है जो पहली दफा देखता है पाकिस्तान की प्रोफाइल को, उसके सामने जब पाकिस्तान के वो सारे डॉक्यूमेंटेशन जाती है, वो देखता है यार पहले तो ये बड़ी तरक्की कर रहे थे, अब इस मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो कहता अच्छा मुल्क पे तो ये जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी आई थी, कहीं ऐसा ना हो मेरा जब बिजनेस चल पड़े पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी आ जाए ये सारे बिजनेस पाकिस्तान खुद खरीद रहा है, आप यहाँ से निकल दो, मैं इधर से करूँ, मैं साथ बांग्लादेश है, साथ इंडिया है, उधर चला जाता हूँ। उधर भी तो सेम ही सिस्टम है, पॉपुलेशन भी है, लेबर भी सस्ती है, टेक्नोलॉजी भी उतनी पाकिस्तान से बेहतर है, तो मुझे क्या टेंशन? ये जो है आप बता रहे हैं मुझे उसको हमने काबू बनाया गया, आपको एक अच्छे दायरे को साथ किया। अगर ये लोकल मशीनरी नहीं थी, वो एक कैसे प्राइवेट आ रहा था, जिस वजह से वो हमको उसको सिखा रहे थे। अब ये एक पूछना क्या चाह रहे हो? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो नेशनलाइज होने के बाद पाकिस्तान जो PIA में तो करप्शन हुई ना, तो PIA ने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज की। PIA ने अपने अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कंज्यूमर मार्केट को बेहतर नहीं की है। किस वजह से? वो पुराने जहाज, आज अगर आप PIA का सफर करो तो या फिर आप फैशन मूवर्स का सफर करो तो फैशन मूवर की सीट अच्छी है PIA की सीट से। तो आप अगर एवरेज जहाज का सफर करो तो जमीन आसमान का फर्क। हमने तो अपने आप को अपडेट ही नहीं किया। इसे कहते हैं इनकम्पिटेंस। हमने वो कॉम्पिटेंस शो ही नहीं की। पाकिस्तान स्टील मिल्स देखें कितनी मुनाफा बख्श इंडस्ट्री, नुकसान में। पाकिस्तान रेलवे नुकसान में, हमने अपडेट ही नहीं किया। वही जो आपके इनको कहते हैं हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, SOEs। पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी एंटरप्राइजेस हैं स्टेट ओन्ड जो मुनाफा भी कमाती है। जी, पाकिस्तान कॉटन फैक्ट्रीज वो प्राइवेट है ना, गवर्नमेंट तो नहीं। गवर्नमेंट ने उनको प्राइवेटाइज कर, गवर्नमेंट ने उनको प्राइवेटाइज कर दिया।
अभी प्राइवेटाइज हो गई। नेशनलाइजेशन में बिजनेस बाय करके गवर्नमेंट ये इनका को सुन ले। नेशनलाइजेशन के अंदर प्रोसेस होता है कि गवर्नमेंट बिजनेस बाय कर लेती है, प्राइवेटाइजेशन के अंदर होता है कि गवर्नमेंट अपना बिजनेस सेल कर देती है। जी सर पॉपुलेशन या फैक्टर है कि मतलब इसके है, बिल्कुल है ये फैक्टर, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर पॉपुलेशन है कि आपने कुछ चीज बनानी है, पहले नंबर पे पॉपुलेशन, फिर फैक्टर दूसरा है कि वहां पे लॉज कैसे हैं, वहां के कवानीन कैसे। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? बता क्या से नेशनलाइजेशन है? आप मुझसे ये अकेडमी ले लें, मैं कल आपको 5 बजे से पहले कभी भी नजर नहीं आऊंगा। मैं भी कहूँगा 9 to 5 जॉब करते हैं, बस ठीक है, मुझे क्या जरूरत है मैं सुबह 10 बजे आके बैठूँ, रात को 11 बजे यहाँ से जाऊँगा। ये तो प्राइवेट बिजनेसमैन ही हो, उसे पता होगा कि मैंने मैसेज के टाइम पे जवाब भी देना है, मैंने बच्चों को बुक्स भी देनी है, मैंने जो कमिटमेंट की है उसको ऑनर भी करना है, मैंने तो झूठ भी नहीं बोलना। ये प्राइवेट बिजनेस, गवर्नमेंट वालों को क्या टेंशन? उनमें तो 9 to 5 काम करना है घर, उसके बाद चले तो चले, ना चले तो ना। तो यही हुआ पाकिस्तान स्टेट मिल के साथ, पीआईए के साथ। अभी ये पीआईए यही देखिएगा 5 साल मुनाफा बख्श होगा, क्योंकि वो प्राइवेट बिजनेसमैन चला रहे। बैंक्स क्यों मुनाफा है? बैंक्स में क्यों मुनाफा है? प्राइवेट है। प्राइवेट कंपनीज क्यों मुनाफा कमाती? क्योंकि प्राइवेट है। उधर बंदा जो है वो सारा दिन बेचारा बैठा रहता है। तो ये दुकानदारों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? बेसिकली वो सारा दिन बैठे रहेंगे, चलाते रहेंगे। आप वहां पे आपको सरकारी मुलाजिम रखें या किसी बंदे को मुलाजिम रख लें आप, वो 12 घंटे से ऊपर काम नहीं करेगा, मैक्सिमम 12 घंटे, वैसे 8 घंटे। ये क्या आपको कुछ जैसे 8 बजे से कुछ बंद हो जाता 8 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा। ना रखे तो बिजनेस को फ्लरिश करने देना चाहिए। ये और मुझे गवर्नमेंट की, मुझे इस बात की, वैसे मैं खुद भी गवर्नमेंट का पार्ट हूँ, लेकिन मुझे इसकी पॉलिसी की समझ नहीं आई। 8 बजे क्यों बंद करना है? व्हाट इज द रीजन? मतलब आप 8 बजे बंद करके, ऑलरेडी लोग बेचारे इतने मेंटल प्रेशर का शिकार हैं, मेंटल हेल्थ हर बंदे की मेंटल, पाकिस्तान में शायद ही 2-4 ऐसे लोग हैं जिनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं, इस टाइम हर बंदे की मेंटल हेल्थ है और उसके ऊपर बात भी कोई नहीं करते। हर बंदे की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है और बेचारे, अब मेरे जैसा बंदा है जिसने 11 बजे तक काम करने है, तो अगर बाहर बैठ के चाय पिएगा तो यार उधर तो है ही कोई नहीं जगह। वैसे मैं चाय का शौकीन, क्या और होनी चाहिए पॉपुलेशन, लेकिन तो वो एट द सेम टाइम वो टेक्निकली स्किल्ड भी होनी चाहिए। रिसेंटली पिछले 2-3-4 साल में आपको तो पंजाब में तो इस पर बहुत काम हुआ, जब से मोहतरमा नंदी दीदी है, उन्होंने बड़ा काम किया। अब देखिए, अगर वो कोर्स करेगी नहीं तो उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट आपको कोर्स भी करवा रही है, इंसेंटिव भी दे रही है और कह रही है जॉब भी देंगे, कह रही है जॉब भी देंगे सर, तो लेकिन अब कुछ सीखे ही ना। मतलब आप अंदाजा करो कि आपको सिर्फ कुछ काम आता है, थोड़ा बहुत काम आता है, तो आप महीने का ₹1,00,000 कर लोगे। ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आता है। अब हम जिससे वो अपने एड्स बनवाते हैं, आप देखते होंगे फेसबुक पे, उसके पास तो 10 क्लाइंट है, घर बैठ के काम करते, तब भी आज तक इधर नहीं है। इधर के स्टूडेंट का पहले पास हुआ है, एलोकेशन नहीं हुई। अब अगली दफा एलोकेशन ऑफिसर भी बन जाएगा, लेकिन वो कहता मेरे को मैं $1,000 की बाहर की सेल है, तो 10 क्लाइंट पाकिस्तानी है, अंदाजा कर ले, काम आता है बस आपको। काम हमारे स्टूडेंट नाम है, पहले वो पढ़ते थे, पढ़ाते भी नहीं। कल आप लोगों की क्लास है, वो मुझे बता रहा था कि सीएसए के अंदर यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, मतलब पाकिस्तान के, एक सेकंड से पाकिस्तान के बेहतरीन 250 माइंड 250 माइंड्स बैठे हैं सीएसए के अंदर, लेकिन क्या होता है ये सारे फॉरेन है, मतलब किसी को सही से कोई काम भी नहीं आता। उधर वही बंदा, मैं लेता हूँ आपका क्वेश्चन, बस एक मिनट देखिए, उधर वही बंदा आगे जा रहा है जो जिसको सही से काम आता है, अपना काम। कहता मुझे लॉ के ऊपर बहुत ग्रीफ है, हर बंदा मेरे पास कानूनी मशवरा लेने आ गया। किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर बहुत काम है, किसी को असाइनमेंट बनाना थी, किसी को माइक्रोसॉफ्ट में काम करना था, तो जिसको जो जो काम करना था उसकी डिमांड है। जी अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या किसी पूछ रहा हूँ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं आपसे क्वेश्चन किए, जिस तरह से आपने इसके ऊपर काफी डिटेल डिस्कशन की है, 1960 से लेके 70 तक जो था,
वो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी राइज कर रही थी ड्यू टू टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट की वजह से। बिल्कुल शाबाश है। 1970 में अभी पता है कि डीपीएफओ पाकिस्तान जो था वो हुआ, जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की उनकी गवर्नमेंट थी उसके बाद। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या उसको उस वक़्त नेशनलाइज़ नहीं करना चाहिए था चीज़ों को? बिल्कुल नहीं था करना अगर वो चाहिए। इधर देखें, अगर वो मैं बताता हूँ, नेशनलाइज़ ना कर जी, जी। नेशनलाइज ना करते तो आज पाकिस्तान बहुत डेवलप होता एज कम्पेयर टू टुडे। क्यों नहीं, उसका रीजन क्या था? एक तो मैंने बताया कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए कम आती है क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारी इनकंसिस्टेंट है, टैक्सेशन बहुत हाई है। लेकिन आप अंदाजा करें कि जहाँ पे फैक्ट्री लगती है, क्या वो शहर के दरमियान फैक्ट्री होती है? कहाँ पे फैक्ट्री? शहर से दूर कर दे। इसका मतलब है कि फैक्ट्री शहर से दूर जानी है तो उसने रोड भी बनवा लेने, मतलब उसके गिरदोनवार जितने गांव बसते हैं तो उनको जॉब भी मिलेगी और उनके लिए आने जाने का सफर भी आसान होगा। कितनी चीजें हैं यार जहाँ पे फैक्ट्री लगती, कितना फायदा होता है। आप लोगों के, हमारे शहर में करीब कोई नहीं इतनी ज्यादा फैक्ट्री, आप देख लें, आप एक माइंड में कोई भी फैक्ट्री लेने वहां पे देखते कितने फायदे, नुकसान भी होंगे, मैं ये नहीं कहता, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, वो इश्यूज है, लेकिन एट द सेम टाइम उस फैक्ट्री के इर्द गिर्द जितने शहर गांव वाले लोग हैं उनको जॉब नहीं मिलती। अच्छा, अब ये बच्ची का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ध्यान से। बच्ची का क्वेश्चन है जी कि देखिए कि मतलब मुझे जो उनके क्वेश्चन से समझ आई है कि भुट्टो साहब ने क्यों ये काम किया कि उन्होंने चलती चलाई इकोनॉमी को उसका गला घोट दिया। आप आज पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 3.7%। कितना? आज से 70 साल पहले, 60 साल पहले पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था कंसिस्टेंटली 9% एनुअली, विदाउट हैविंग एनी टेक्नोलॉजी, विदाउट हैविंग सो मेनी रिसोर्सेज। आज तो हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके बावजूद फिर भुट्टो, जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है तो भुट्टो साहब ने क्यों ये काम किया? अब इसका सवाल का आंसर समझिए। बेसिकली भुट्टो साहब की वहां पे नीयत कोई खराब नहीं थी। भुट्टो साहब की नीयत क्या थी कि ये जो प्राइवेट बिजनेसमैन है, ये जो मुनाफा कमा के अपनी जेब में डालते हैं, क्यों ना हम इन प्राइवेट बिजनेस ओनर से ये प्राइवेट एंटिटीज बाय करके, गवर्नमेंट उनको पे करके उनसे प्राइवेट बिजनेस बाय करके उससे जो मुनाफा कमाए वो अवाम की वेलफेयर पे लगाए, क्यों एक ही बंदा जेब में डाल के लेके जा रहा है? उनका ये कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था कि जो ये प्राइवेट बिजनेस ओनर्स मुनाफा अर्न करते हैं, क्यों ना ये इन मुनाफा बख्श जो एंटिटीज हैं इनको बाय कर लिया जाए और गवर्नमेंट इनको तहवील में लेके उससे जो मुनाफा कमाए वो क्यों ना हम आगे अवाम की वेलफेयर के लिए लगाएं। वो तो बहुत अच्छी चीज थी। इसे हम कहते हैं सोशलिज्म। क्या कहते हैं? सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कुछ एक्टिविटी करना, वो सोशलिज्म करना। भुट्टो वाज अ सोशलिस्ट, ही वाज नॉट अ कम्युनिस्ट, ही वाज अ सोशलिस्ट। आगे चल के बताएंगे कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हो? भुट्टो साहब की नीयत के ऊपर भी हम कोई शक नहीं करते। मिस्टेक यहाँ पे हुई कि जो लोग आए उस फैक्ट्रीज के अंदर काम करने, वो इनकम्पिटेंट थे, उनको उनसे उस कैपेसिटी पे काम नहीं हो सकता, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान में नुकसान था। जी, टैक्स लगाना चाहिए था, यही मैं कहने लगा। टैक्स लगाना चाहिए था। उन्हीं फैक्ट्रीज को कहते कि यार मैं तुम्हें टारगेट दे रहा हूँ, साल में तुमने 5 फैक्ट्रीज एक इस एरिया में लगानी है, किस एरिया में लगानी है, किस एरिया में, और हर 5 साल में तुमने ये 5-5 फैक्ट्रीज फला जगह लगानी है, कमाओ तो 2 लोगों को नौकरी। इस तरह करके लेते ना, बजाय इसके। वो तो मुर्गी वाली बात है, लालच बुरी बला है। कि बचपन में आपने पढ़ा होगा मुर्गी अंडे देती थी, वो आप बेचते थे, खाते थे, फिर आपने सोचा है कि मुर्गी को काट के उसके सारे अंडे निकाल, वो तो यही हिसाब था। हाँ जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है प्लीज एनीवन। लेकिन अच्छी चीज है, क्वेश्चन आप करते हैं, डिबेट है, अच्छा लगा मुझे। और कोई आप? हाँ जी, कुछ सर मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। सर देखिए, एक आपने कहा कि उसमें वेलफेयर पे लगाया, सेकंडली आपने कहा कि उसको लगाना टैक्सेस था लगाए। वेलफेयर पे, वेलफेयर पे लगाना था। जी, जी, जी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का सर इसको क्या फायदा हो रहा था? सर ये टैरिफ इसने किया कि जो भी एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा, उस पर टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, क्या उसको इस चीज का नहीं आइडिया था कि हमारे मुल्क के लिए जो है वो नुकसान भी हो सकता है? आइडिया उसके था, बाद फिर इसकी गवर्नमेंट आइडिया जो था, मतलब खत्म हो आइडिया गई, था। उसके बाद फिर जितनी भी नवाज शरीफ उसके बाद जो थे वो बेनजीर भी आई, जो कि उन्हीं की ही बेटी थी। तो फिर
उसके बाद जो था वो इंडस्ट्री इस तरह से क्यों नहीं ग्रो कर पाई, ऑल्दो कि इसलिए नहीं परवेज grow करी। मुशर्रफ के टाइम पे जो था इसलिए वो चीजें काफी इसलिए सेटल्ड जो थी इसलिए वो हो गई मुझे थी। समझ आ गई आपकी, इसलिए नहीं उनके बाद ग्रो की कि जब कोई बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का सोचता था, जब वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोफाइल ओपन करके देखता था, तो वहां पे देखता था कि इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज है, हाई टैक्सेशन रेट है, तो कहता था मैं इधर क्यों जाऊँ, साथ इंडिया बैठा है, उसकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, उधर चीप लेबर दिया, कंसिस्टेंट पॉलिसीज है, मार्शल लॉ नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, सिविल सोसाइटी बड़ी अच्छी है, पढ़े लिखे पाकिस्तान से ज्यादा है, इधर क्यों ना जाऊँ, तो चुप करके इंडिया चला जाता है। बस ये रीजन। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन पूछ। मतलब इतनी जल्दी से हो रही थी तो इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कश्मीर का, ये मैं पढ़ाऊंगा पाकिस्तान पोस्ट पार्टीशन डाउनफॉल ऑफ अयूब खान, ये एक अलग डिबेट। And why are we still inconsistent in our वाई इट economic इज वेरी policy? ऑब्वियस के पीटीआई आएगा, वो अपनी पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन नहीं है पाकिस्तान का, पॉलिटिकल जो सबर है ना वो नहीं है, पॉलिटिकल इसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन के ऊपर भी सीएसएस 2024 में मुकम्मल इंग्लिश ऐसे आता है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन का इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी के ऊपर और गवर्नेंस के ऊपर। जी, और किसी का क्वेश्चन तो साहब को गलत देखें, मैं मॉर्निंग में भी कल बात भी हो रही थी कि आप 3 एराज पाकिस्तान से निकाल दें, आप अयूब खान का एरा निकाल दें, आप मियां नवाज शरीफ साहब का एरा निकाल दें और मुशर्रफ साहब का, पाकिस्तान में कौन से इसके अलावा एरा में डेवलपमेंट हुई, ये 3 एराज निकाल दें। भुट्टो का, अब नवाज शरीफ साहब का, मुशर्रफ साहब का और अयूब खान साहब का, ये 3 एराज अगर आप पाकिस्तान से एक्सक्लूड करें और दिखाएं कहाँ पे डेवलपमेंट हुई। तो ये एक प्रोजेक्ट इमरान खान साहब का ऐसा लगा दिखा दें जो पब्लिक वेलफेयर के लिए भी बड़ा कामयाब हुआ है। इट्स ओके, 2.5 years से थे ना, स्ट्रॉन्ग 2.5 years से, स्ट्रॉन्ग 2.5 years से क्या दिया उन्होंने अभी तक कुछ मुझे दिखा। मैं वैसे मैं बताता चलूंगा प्योर पीटीआई वाला हूँ, वोट भी अभी भी खान साहब को दूंगा और आप उनसे अपील भी करूंगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि 2.5 या 3 years जितना भी उनके पास टाइम, 4 साल थे ना उनके पास, 2018 से 22 साल, इन 4 सालों के अंदर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे पब्लिक वेलफेयर होगी और आज के दिन भी हो रही है। वोट देने का क्या मतलब आपके? वोट इसलिए दूंगा क्योंकि ये उनका राइट है, मतलब एक देखे ना, एक वोट है वो उनका राइट इसलिए है कि उनके साथ धांधली से उनको हराया जाए। डेवलपमेंट के हिसाब से देख लें, सारी मियां साहब के दौर में आई है, या मुशर्रफ साहब के दौर में आई है, या अयूब खान साहब के दौर में आई है, इसके अलावा निकालें डैम्स आपके बने अयूब खान साहब के दौर में, मोटरवेज बनी नवाज शरीफ साहब के दौर में, पाकिस्तान पूरा जो है लिबरलाइज हुआ मुशर्रफ साहब के दौर में। जी, क्योंकि एक होती है परसेप्शन, ये बच्चों इस एरा को हम कहते हैं पोस्ट ट्रुथ एरा। क्या कहते हैं? पोस्ट ट्रुथ एरा। क्या कहते हैं बच्चों? पोस्ट ट्रुथ एरा। जब खान साहब को हटाया गया था, सच्चाई के बाद वाला एरा ये, खान साहब को जब हटाया गया था, हटाने से पहले आप में से 90% ऐसे लोग होंगे जो इस बात कह रही होंगे हम दोबारा खान साहब को नहीं चाहते, फिलहाल उस टाइम को नहीं चाहते, लेकिन जब हटाया गया तो खान साहब ने मार्केट में परसेप्शन ऐसी बिल्ड की कि मेरे साथ जुल्म हुआ है। और ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि जहां किसी के साथ जुल्म होगा, ये आप ना पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको मैकियावेली पढ़ाएंगे, आप मैकियावेली को पढ़ते जाओगे आपको लगेगा ये तो इमरान खान है यार। खान साहब ने जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाया, खान साहब यूथ के अंदर बड़े एक्टिव है, खान साहब सोशल मीडिया के ऊपर बड़े एक्टिव हैं। इसके होता है, इसके अंदर कहते हैं परसेप्शन बिल्ड करना। एक सुन नहीं, बस सुन, परसेप्शन बिल्ड करना। सही, आप लाहौर के अंदर एक ऐसी अकेडमी जिसने ये परसेप्शन बिल्ड की है कि हमारी 110 बच्चे एलोकेट हुए, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने परसेप्शन बड़ी सक्सेसफुल की है। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि इनिशियली वहां पे बच्चे गए, बच्चों को रियलाइजेशन होगी कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो परसेप्शन बिल्ड करने में बड़े पिछले साल हमने परसेप्शन बड़ी अच्छे तरीके से बिल्ड की, लेकिन हमने परसेप्शन सच्चाई की बेस पे की। इस दफा हमसे थोड़ी सी चीजें मिसकैलकुलेट हुई, लेकिन उसके बाद फिर हमने जिस तरह मार्केट में परसेप्शन बिल्ड की कि सिर्फ ऑफिसर्स लेने इधर आ जाओगे, हम सिर्फ ऑफिसर्स के चक्कर में यहाँ भी आए। हाँ जी बताएं, लेकिन मैं दे भी रहा हूँ, मैं दे भी रहा हूँ,
ये नहीं हम दे नहीं रहे। अब देखें झूठी और सच्ची परसेप्शन में डिफरेंस है। जी जी मैडम मारूफ ने एब्सोल्युटली इधर स्टडी किया है, मेरे उधर इंटरव्यू क्यों दे, इसका एक रीजन है। सुने, एक तो ये मैडम मारूफ से भी आपने क्वेश्चन पूछ लेना कि क्यों आपने, हालांकि मैं उससे नाराज भी हो रहा इस बात से कि शी रिमेन्ड आवर स्टूडेंट फ्रॉम अगस्त 2024 और अभी तक हुई रही, उसके बाद वो गई नहीं करने से, पहले वो स्टूडेंट रही है फिर वो पढ़ाती रही। उधर इंटरव्यू उन्होंने क्या इस दफा परसेप्ट किया, मार्केट के अंदर उन्होंने फ्री इंटरव्यूज करती, हम इंटरव्यू करते हैं फ्री। इस पिछले साल पूरी मार्केट के अंदर वाहिद हम थे जिनमें पूरे हर बैच के बच्चे को फ्री इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। और इंटरव्यू की तैयारी करवाने के लिए भी आईटी रिटायर्ड मलिक खुदा बख्शवान जो मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन है वो करवाते हैं हमारे पास कहते हैं। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हर बच्चा इधर आने लग गया। इस साल वो हमसे 2 कदम आगे हो गए, हम करवाते हैं 5-6 इंटरव्यू, उनने करवाए 12-12, 15-15 इंटरव्यू। अब एक बंदे के आप 12-15 इंटरव्यू फ्री कर दो यार, तो वो क्यों नहीं आपके बोल जाएगा? ठीक है, वो ऐसा ही हुआ है। लेकिन क्योंकि उसके बाद उन्होंने मार्केटिंग कंपेन इतनी स्ट्रॉन्ग चलाई है, चार बंदे को लगा कि ये बच्चे उधर से खड़े हैं। इसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रूथ थेरापी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, मेरा उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं, हालांकि मैंने खुद आसिफ साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनको मैसेज किया, मैं करी बड़ी खुशी हुई सर, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बड़ा स्ट्रेस कर रहा, बहुत स्ट्रेस मैंने फेस किया जब रिजल्ट आया उसके बाद अगले 20 दिन यार हमसे मार्केट में वो परसेप्शन नहीं बिल्ड हुई। हालांकि रिटर्न के बच्चे हमारे सबसे ज्यादा, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी रिटर्न के बच्चे, क्योंकि हम पिछले 3 साल से मेरी एक सिंपल सी पॉलिसी है, ऑफिसर्स दो, अच्छे टॉप रैंक ऑफिसर्स दो और रिजल्ट दो बस। और यही इस साल भी चलाएंगे, अगले साल भी यही चलाएंगे। हाँ वापस आई टॉपिक में ये बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट किया है। कहाँ पे एजुकेशन इम्प्रूवमेंट है? देखिए आप पहले मुझे नहीं लगता आपकी कैटेगरी की क्वालिटी। एक खान साहब ने जो बहुत अच्छा काम किया जिसकी मैं तारीफ करता हूँ, मैं करता हूँ कि उन्होंने अवेयरनेस अमंग पॉपुलेशन वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। पहले हमें क्या पता था सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे अपॉइंट होता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, फॉर्म 45 क्या है, फॉर्म 47, हमें तो पता था, मुझे तो पर्सनली नहीं था पता। अगर आपको बता रहा, मैं 15 साल से सिस्टम के अंदर हूँ, मेरे सामने जरदारी साहब सदर बने हैं, मेरे सामने जरदारी साहब आते हैं, फिर वज़ीर आज़म बने नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, पनामा, ये हम पढ़ते थे उस टाइम ये सारी चीजें। फिर मेरे सामने इमरान खान साहब को हटाया गया, मेरे सामने शहबाज शरीफ साहब को आए। आज अगर आप मेरे 1000 इख्तिलाफात शहबाज शरीफ साहब के, पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी मामला इकॉनमी के हिसाब से वो बिल्कुल फेल है शहबाज शरीफ साहब। ये भी आज मैं आपको रीजन देता हूँ, आपको समझ आएगी। लेकिन इंटरनेशनल ग्लोबली जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया वो मानना चाहिए। जो एज अ स्टूडेंट, सीएसएस के स्टूडेंट, जो पहला आपने काम याद रखना है वो करना है अडॉप्टेबिलिटी। आपने रिजेक्ट नहीं होना किसी मामले में, आपने जहां पे ड्यू किसी का बनता है ना आपको उसको देना है। तो आपने कहना ठीक है ये बंदा इसने ये काम ठीक किया लेकिन मेरा ये है कि ये मैंने करी है। अब देखिए क्या होता है बेसिकली, ये भी अब पूरी साइंस है। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 15,000 अरब रुपया टैक्स कलेक्शन होती है। कितनी होती है? इस साल जो हमने टारगेट रखा है 15,500 अरब का जो हमने टैक्स कलेक्ट करना है। ध्यान से सुनिएगा क्यों शहबाज शरीफ साहब एज अ चीफ मिनिस्टर बहुत सक्सेसफुल रहे हैं इंटरनली, और क्यों शहबाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर फेल हुए हैं इंटरनली। एक्सटर्नली वो बड़े अच्छे रहे, फॉरेन पॉलिसी दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाने में बहुत सक्सेसफुल है। क्यों ऐसे हुआ? एज अ चीफ मिनिस्टर ही इज सेक्रेटरी टू नन। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना अच्छा चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान में कहीं पर नहीं था शहबाज शरीफ साहब। मतलब इवन उस्मान बुजदार साहब, वो आपने वीडियो शायद उस टाइम सर्कुलेट की थी, वो कहते हैं कि मैं लाहौर में शहबाज शरीफ लगे हैं। मतलब उसको एग्जांपल देने के लिए मेटाफोरिकली भी उनको शहबाज शरीफ साहब की एग्जांपल देनी पड़ी। मैं भी इनकी तरह ही हूँ। जब वो उस्मान बुजदार साहब थे, अब जब वो गए हैं वो गाँव में वो जाते हैं वीडियो प्रॉपर सर्कुलेट। 15,000 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर डिवाइड होता है। ये टैक्सेशन कलेक्ट करती है एफबीआर। कौन कलेक्ट करता है? एफबीआर। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसको हम कहते हैं एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन के थ्रू एक अनाउंस होता है एनएफए, नेशनल फाइनेंस अवार्ड, जिसके थ्रू पाकिस्तान में 2 पार्ट्स में डिवीजन होती है।
फेडरल गवर्नमेंट रखती है 43% रिसोर्सेज का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दिया जाता है 57%। मतलब 100 रुपया अगर हम इकट्ठा करें तो 43 रुपीज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट रख लेगी, 57 प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देगी। इस 57 में सबसे मेजर पोर्शन तकरीबन 50% पंजाब का होता है, क्योंकि पंजाब के पास 12 करोड़ 13 करोड़ पॉपुलेशन। मतलब आप ये अंदाजा करो कि आपके वाले साहब ने कहा कि बेटा परेशान नहीं होना, मैं इधर यूके बैठा हूं, अमेरिका बैठा हूं, तुमने घर बनाना है, पैसे मैं तुम्हें खुले दूंगा, तो आप क्या करोगे? पहला घर बनाओगे, आप घर बनाओगे क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको पैसे अर्न नहीं करने पड़ रहे। शहबाज शरीफ साहब का भी यही किरदार था कि उनको अंडर एनएफसी एफडीआर जो पैसे इकट्ठे करता था, पंजाब में उनको एज चीफ मिनिस्टर मिल जाते थे, वो अपनी जेब में डाल के घूमते थे, जहां पे उनको नजर आता था वो छत बना देते थे, वो रोड के ऊपर हम जो अंडरपास बनाना जिसे, समझ आ गई। अब जब वो एज सीएम उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, हर बंदा उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर था। मैं भी उस टाइम से सिस्टम में मैं बहुत मुतासिर हूँ, लेकिन जैसे ही वो वज़ीर आज़म बनते हैं अब रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट है। पहले वो लेते थे, अब उनको कमा के देने पड़ते आगे, और खुद उनकी जेब में कुछ भी नहीं बचता। अब जब उनकी जेब में बचेंगे कुछ नहीं, वो आगे सारा पंजाब सिंध बलूचिस्तान में ट्रांसफर कर देंगे, तो फिर हम लोग उनके ऊपर तनकीद करेंगे, हम कहेंगे जी उनने डेवलपमेंट क्या की, कोई डेवलपमेंट नहीं होती। इंटरनली क्या डेवलपमेंट की शहबाज शरीफ साहब? इंटरनली उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तबाही करी है। लेकिन कौन सा प्रोजेक्ट दिया शहबाज शरीफ साहब ने? आपके इंटरनली बड़ी तारीफ करनी चाहिए, बताए। लेकिन पंजाब में थे, मेट्रो भी दिया लाहौर वाला, ऑरेंज ट्रेन भी दी, फेडरल में जाके क्या दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि अब कमा के सारे पैसे किसको चले जाते हैं? सुबह को चले जाते। तो ये, लेकिन एक्सटर्नली आप फॉरेन पॉलिसी के स्फीयर के ऊपर बात करो तो वो बड़ी सक्सेसफुल Now रहेंगे। this brings me to the question कि जब हम किसी रेंज के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिर हमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट उसकी वो नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में क्या चलेगा? लॉन्ग टर्म में देखें, आज से 20 साल पहले, 20 साल बाद हम जब पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान अफेयर्स, जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, जब आप लोग पॉलिसी का हिस्सा होगे, तो आप तो कंपेरिजन ड्रा करोगे ना यार, किसके दौर में डेवलपमेंट हुई, डैम्स किसने बनाए, रोड किसने बनाया, स्कूल कॉलेजेस किसने बनाए। मैं कहना चाह रही हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस इसको वो जज कोई करना नहीं चाहिए। देखेंगे, वो हिस्ट्री कोई नहीं याद रखती, बेसिस ना सब, वो हिस्ट्री सब याद रखती है कि किसने क्या बनाया, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ। ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन हो रही है इनके दौर में, हर मामले की, स्कूल्स की प्राइवेटाइजेशन कर दी, जो कब ज्यादती करेंगे स्कूल्स की प्राइवेटाइजेशन की तरफ। इनको स्कूल एजुकेशन बेहतर करना चाहिए था, इन्होंने दूसरा रूट अपनाया। इन्होंने कहा कि अच्छा इसका इम्पैक्ट, अभी स्कूल एजुकेशन पाकिस्तान में सस्ती है, आफ्टर 5 years पाकिस्तान में स्कूल एजुकेशन बहुत आगे नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स का होल्ड ज्यादा हो। ये बहुत नुकसान है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी ठीक नहीं है। मैं पढ़ाने में पाया था, नेशनल फाइनेंस कमीशन साथ होता है, ये मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। जैसे पाकिस्तान में सूबों के दरमियान जब भी कोई मसला होगा ना, सूबाई गवर्नमेंट्स के दरमियान जब भी कोई मसला होगा, तो वो इशू जाके सॉल्व होता है सीसीआई में जाके, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन का 153 से 155 तक 2-3 आर्टिकल है। इधर बताया जाता है कि कोई भी इशू है, उधर वज़ीर आज़म भी बैठेगा, चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स भी बैठेंगे, 3 लोग और भी बैठेंगे, बैठ के आपस के मसले आपस में हल कर लेंगे। इसी तरह एक नेशनल फाइनेंस कमीशन है कि पाकिस्तान के अंदर जितना पैसा इकट्ठा होगा वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 160 है। ये मैं पढ़ाऊंगा आपके एग्जाम का, ये बेसिक कुछ आइडियाज है जिनका जरूर पता होता है। इसी तरह एक फेडरल शरीयत कोड है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून बनेगा, उस कानून को देखा जाएगा क्या ये कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट तो नहीं है। अगर वो कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट नहीं है तो वो कानून लागू हो जाएगा, अगर अगेंस्ट है तो उसको वापस दोबारा भेज देगा। इसी तरह से काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, मतलब ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनके कुछ रोल्स हैं, ये हम आगे चलकर डिफाइन करें, डिस्कस करें। हाँ जी, किसी का और कोई क्वेश्चन? मैंने वैसे आपको ट्रेड्स करवानी थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको किसी और लेक्चर नहीं था।
लाजिम साहब को बुलाते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन बच्चों पूछ लें, कोई नहीं है?